हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज हम पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, उद्यमिता का नेक्स्ट टॉपिक, जो कोषों का निर्माण, रेजिंग फंड्स के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। और इसमें हम दो चीज़ों पे मेन फोकस करेंगे, मीनिंग ऑफ फाइनेंस एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उद्यमी या साहसी को अपने जो दिमाग में या मस्तिष्क में आए विचार को साकार करने के लिए कोषों का निर्माण या सृजन करना पड़ता है। ऐसी दशा में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कोष है क्या। देखिए, भारतीय चार्टर्ड लेखापाल संस्था के लेखांकन मानक बोर्ड के अनुसार कोष से तात्पर्य नकद तुल्य अथवा कार्यशील पूंजी से होता है। इस प्रकार नकद में परिवर्तन, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन तथा कुल वित्तीय संसाधनों अथवा स्रोतों में परिवर्तन कोषों के निर्माण में सम्मिलित माना जाता है। खैर, हमने कोषों के निर्माण में वित्त एवं वित्त के स्रोत दोनों को सम्मिलित किया है। तो इसके लिए हम आज डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फाइनेंस, मीनिंग ऑफ फाइनेंस होता क्या है या वित्त का क्या अभिप्राय होता है। तो वित्त का अर्थ पूंजी से लगाया जाता है। वैसे तो व्यवसाय में या किसी भी उपक्रम में या उद्यम में पूंजी से लगाया जाता है, इसलिए वित्त का अर्थ पूंजी या ऋण प्राप्ति से है ताकि उद्यमिता के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। अन्य शब्दों में व्यावसायिक वित्त से अभिप्राय व्यावसायिक इकाइयों के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने एवं उसके विवेकपूर्ण उपयोग से है। वित्त के अभिप्राय को समझने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं सम्मिलित करते हैं। इसमें से हम एक डेफिनेशन लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेसर S.C. कुच्छल के शब्दों में, वित्त एक प्रक्रिया है जो संचित कोषों को उत्पादक उपयोगों में परिवर्तित करती है। तो ये वित्त की परिभाषा है, लेकिन कई परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वित्त का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें नकद या ऋण राशि को प्राप्त करने की व्यवस्था की जाती है ताकि उद्यम अथवा संगठन के उद्देश्यों के अनुसार उपयोग में लाया जा सके। अब जो फाइनेंस की आवश्यकता होती है या इम्पोर्टेंस होती है, वो किस किस लिए होती है। सबसे पहले हम लेते हैं व्यावसायिक उद्यम की स्थापना के लिए, जब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। देखिए, फाइनेंस की जरूरत कब पड़ती है, जब आप किसी व्यावसायिक उद्यम की स्थापना करते हैं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराने, समावेलन एवं व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एवं लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों को करने के अतिरिक्त कार्यालय, स्थान, यंत्र, मशीन, साज सामान खरीदने और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी वित्त की आवश्यकता होती है। व्यवसाय का कुशल संचालन करने के लिए भी वित्त आवश्यक होता है। एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का विकास एवं विस्तार करने के लिए भी फाइनेंस की आवश्यकता होती है। डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की सुदृढ़ व्यवसायिक स्थिति में लाने के लिए भी वित्त की आवश्यकता होती है। व्यवसाय को कई प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, तो सामना करने के लिए भी फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फिर प्रतिस्पर्धा के युग में जब विज्ञापन, उत्पादन, वितरण, प्रेरणा, विक्रय संवर्धन, कई चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है और उसी के लिए फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, आधारभूत सुविधाओं के लिए भी फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय का आधुनिकीकरण करने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। विपणन के लिए भी खर्च करना पड़ता है, तो उसके लिए भी फाइनेंस की आवश्यकता होती है। लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए भी फाइनेंस चाहिए। अदर नीड्स एंड इम्पोर्टेंट्स, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आदि की प्लानिंग के लिए भी फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो है, फाइनेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है किसी भी सफल उद्यमी के लिए या उद्यमिता का विकास करने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लेते हैं फाइनेंस के सोर्सेस जो होते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। वित्त के स्रोत अथवा साधन क्या क्या होते हैं। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि उद्यम के प्रवर्तन एवं अन्य कार्य हेतु वित्त की आवश्यकता होती है,
जिनकी पूर्ति अनेक स्रोतों या साधनों से की जाती है। अब ये सोर्सेस कौन-कौन से होते हैं? इसको हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन कर लेते हैं वित्त के स्रोतों को। तो पहला तो हम लेते हैं कि सोर्सेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। स्थायी पूंजी प्राप्त करने के क्या-क्या सोर्सेस होते हैं, तो उसके बारे में हम विवेचन करते हैं, अध्ययन करेंगे। तो स्थायी पूंजी प्राप्त करने के लिए देखिए 3 तरह के वित्त को हम अध्ययन करेंगे। पहला है अंश या शेयर्स, दूसरा है डिबेंचर्स या ऋण पत्र, और तीसरा है विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब हम शेयर्स लेते हैं। शेयर का मीनिंग क्या होता है? अंश जो होता है वो किसे कहते हैं? अंश का जो शाब्दिक अर्थ है वह है हिस्सा या भाग। सामान्यतः कंपनी की स्वामित्व पूंजी का छोटे छोटे हिस्सों या इकाइयों में विभक्त होने को अंश कहते हैं। और हम अन्य शब्दों में अगर इसको ये लें तो अंश का अर्थ किसी कंपनी की अंश पूंजी के एक भाग से है, जिसमें स्टॉक भी सम्मिलित है, स्कंध भी सम्मिलित है, जब तक कि अंश और स्कंध में स्पष्ट या गर्भित रूप में अंतर ना हो। इस प्रकार अंश पूंजी का वह आनुपातिक भाग है जो कंपनी में एक अंशधारी के हित का प्रतिनिधित्व करता है तथा उनके दायित्व एवं अधिकारों को निर्धारित करने के लिए निश्चित धनराशि में अंकित किया जाता है। तो अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर और दूसरा जो है इक्विटी शेयर के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। इक्विटी शेयर क्या कौन से होते हैं? समता या साधारण अंश का जो मीनिंग होता है कंपनी के उन अंशों से है जो कि पूर्वाधिकार अंश नहीं है। मतलब हम अदर लैंग्वेज में बोले या दूसरे शब्दों में बात करें तो जिन अंशधारियों को विनियोजित पूंजी के प्रतिफल में लाभांश तथा कंपनी के समापन की दशा में पूंजी में से हिस्सा पूर्वाधिकार अंशधारियों को चुकाने के पश्चात मिलता है, तो उन्हें समता या साधारण अंश के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो होता है वो क्या है? पूर्वाधिकार अंश, जो मैंने अभी बताया, नाम लिया कि पूर्वाधिकार अंशों के बाद में चुकाने के बाद में ही जो पूर्वाधिकार अंशधारियों को चुकाने के पश्चात पूंजी में जो हिस्सा मिलता है वो समतांश कहलाते हैं। अब पूर्वाधिकार अंश या प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं? पूर्वाधिकार को 2 शब्द जो है पूर्व प्लस अधिकार से बना है, जिसका अर्थ अन्य प्रकार के अंशों की तुलना में सबसे पहले जो अधिकार होते हैं उन्हें पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो समता अंशों की अपेक्षा जिन अंशों पर विशेष अधिकार होते हैं उन्हें पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश कहते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों से आशय उन अंशों से है जिन पर लाभांश प्राप्त करने तथा समापन पर पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये तो हो गई पूर्वाधिकार अंश। तो अंश जो है कितने भागों में बांटे गए हैं? 2 भागों में। एक तो है इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। अब हम लेते हैं ऋण पत्र या डिबेंचर। देखिए हम सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का बारे में अध्ययन कर रहे हैं और 2 भागों में विभाजित करके इसको अध्ययन करेंगे। तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को एक तो हमने लिया है कि स्थायी सोर्सेस कौन से हैं, जो फिक्स्ड सोर्सेस हैं वो कौन से हैं। तो फिक्स में एक तो हो गया शेयर्स। अब दूसरा लेते हैं हम डिबेंचर्स। डिबेंचर किसे कहते हैं? एक डेफिनेशन बताना चाहूंगी मैं इसके बारे में। टॉपहम एंड टॉपहम के अनुसार ऋण पत्र कंपनी द्वारा धारक को ऋण की साक्ष्य के रूप में दिया गया एक प्रलेख है जिसे ऋण के बदले में दिया जाता है तथा जो प्रायः एक प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है। सामान्य अर्थों में हमने समझने की कोशिश करें इसको तो ऋण पत्र किसे कहेंगे? ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए ऋण के बदले में ऋणदाता को दिया जाने वाला एक प्रलेख है या डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट पर कंपनी की सार्वमुद्रा अंकित होती है एवं इसमें ऋण की राशि, ब्याज की दर, ऋण भुगतान की शर्तें एवं अन्य शर्तों का उल्लेख होता है। तो ऋण पत्र भी कई तरीके के होते हैं, जैसे
वाहक ऋण पत्र, बेयरर डिबेंचर, पंजीकृत ऋण पत्र, रजिस्टर्ड डिबेंचर, रक्षित या बंधक ऋण पत्र, सिक्योर्ड और मॉर्गेज्ड डिबेंचर, असुरक्षित या साधारण ऋण पत्र, अनसिक्योर्ड और ऑर्डिनरी डिबेंचर्स, शोधनीय ऋण पत्र, रिडीमेबल डिबेंचर, अशोधनीय ऋण पत्र, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, परिवर्तनशील ऋण पत्र, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो इस तरह से ऋण पत्रों के कई प्रकार होते हैं। अब थर्ड हम ले रहे हैं, फर्स्ट हमने पढ़ा शेयर्स या अंश, दूसरा डिबेंचर, और अब स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि विशिष्ट संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। स्थायी पूंजी प्राप्त करने के विभिन्न स्रोतों या साधनों में विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं को भी महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। भारत में उद्यमी को वित्त प्रदान करने के लिए कुछ संस्थाएं स्थापित की गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? IFCI, SFCS, राज्य वित्त निगम, ICICI, NIDC, UTI, तो इस तरह IDBI, तो कई सारी हैं, मैं इतनी लिस्ट अभी बता नहीं सकती। तो इस तरह से विशिष्ट संस्थाएं सारी यही होती हैं। अब देखिए हम लेते हैं, ये तो हमारे स्थायी पूंजी के स्रोत हो गए। अब कार्यशील पूंजी के स्रोत कौन कौन से होंगे? कार्यशील पूंजी में कार्यशील पूंजी में सॉरी थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है। चलो, कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के कई सारे सोर्सेस हैं। सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, जैसा आप ले लीजिए व्यापारिक बैंक, सार्वजनिक निक्षेप अथवा जन निक्षेप, कॉमर्शियल बैंक्स, या फिर पब्लिक डिपॉजिट। उसके बाद में हम लेते हैं लाभों अथवा आय का पुनः विनियोग, और उसके बाद में लीज या पट्टे पर वित्त, और अदर सोर्सेस में डेप्रिसिएशन फंड, कमर्शियल क्रेडिट, बैंकर्स, साहूकार, किश्त भुगतान पद्धति पर क्रय, सरकारी ऋणों, सहायता, निजी पूंजी आदि चीजें आ जाती हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, टाइप्स बताए हैं। डिटेल में अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं इन सभी के बारे में, व्यापारिक बैंक, इंस्टीट्यूशन, इन सब के बारे में। अभी तक आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।